हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास को लेके आए हैं, जिसमें बैंकिंग सुधार से रिलेटेड जो कमेटी का निर्माण किया जाता था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो 1960 से देखा जाए तो 200 से ज़्यादा कमेटी का निर्माण किया जा चुका है, परंतु हम लोग उन सारी कमेटियों को देख तो पाएंगे नहीं। इसलिए हम लोग आज के डेट में जो रिलेवेंट या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उन कमेटियों को देखेंगे और उनको समझेंगे कि क्या क्या बात कहती है हर एक कमेटी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहला कमेटी जो है वो है चक्रवर्ती कमेटी। बेसिकली इस कमेटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है आज के डेट में, लेकिन हम लोग इसमें कुछ बातें हैं जो उसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि इनका गठन और सिफारिश कब किया गया, तो ये 95 में आया, 1985 में, है ना। ये किनके द्वारा हेड किया गया, तो सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा हेड किया गया। दूसरी चीज़, ये कमेटी जब बनाया गया था तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, बैंकिंग रिफॉर्म्स था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैंक को कैसे सुधारा जाए, इसका मेन एम बस ये था। दूसरी चीज़, इसमें जो रिकमेंडेशन किया गया, इसमें बताया गया कि इसमें प्राइस स्टेबिलिटी का बात किया गया, यानी बैंकिंग रिफॉर्म करने के लिए आपको प्राइस में स्टेबल होना जरूरी है। तो इस कमेटी में बस इतना ही कुछ जानना है, इसका डेट जानना है, किसके द्वारा किया गया हेडेड। दूसरी चीज़ ये कि ये क्या रिकमेंडेशन दिया, तो प्राइस स्टेबिलिटी का रिकमेंडेशन दिया। आइए नेक्स्ट कमेटी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कमेटी आपको दिख रहा है, नरसिम्हन कमेटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी है। ये आपको डेट ध्यान आ रहा होगा कि 1991 है। ये आपको याद दिला दे, ये उस समय की बात है जब हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी बिल्कुल कम हो चुका था। इनफैक्ट हमारे पास सिर्फ 1 वीक का पैसा बचा था, फॉरेक्स बचा था, जो हम लोग पेमेंट कर सके थे। साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक का जो ग्रोथ था वो बिल्कुल माइनस में चला गया था, यानी लगभग 2% से भी नीचे था, है ना। और साथ ही साथ क्या था, जितने भी बैंक्स जो काम कर रहे थे वो सारे के सारे लॉस झेल रहे थे। उनका क्या था, उनको बिल्कुल भी अर्निंग नहीं था, सब लॉस झेल रहे थे। पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी ध्वस्त हो चुकी थी, यानी कोलैप्स कर चुकी थी। इसी वक्त हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये रिफॉर्म लाया गया। और जैसा कि हमने देखा कि ये जो हमारा इकोनॉमी था वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका था, पूरा कोलैप्स कर चुका था। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं लाया गया था, ये कंप्लीट फाइनेंस रिफॉर्म बोला जाता है। ये क्या था, एक तरह से कंप्लीट फाइनेंस रिफॉर्म बनाया है ना। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो टूल है उसको कम किया जाए। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के जो द्वारा लाया जाता है ना। इसमें बताया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स को इस्तेमाल करके इसको नीचे किया जाए, यानी कम किया जाए। इसका मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश हो, यानी कि तरलता हो, वो इकोनॉमी में जाए। ये पहला रिकमेंडेशन दिया गया। दूसरा चीज़ बोला गया कि प्रोमोशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। इसमें कहा गया कि और जो बैंक्स है, नेशनलाइज्ड बैंक होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में आज के डेट में प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक का भी रिक्वायरमेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि 1991 का रिकमेंडेशन के बाद ही हमारे यहाँ जो आज के डेट में प्राइवेट बैंक्स है, चाहे वो एक्सिस बैंक है वो 1993 में आती है, एचडीएफसी बैंक है वो 1994 में आती है, आईसीसी बैंक है 1994 में आती है। तो ये सारी बैंक्स जो है ये सारे इनके रिकमेंडेशन के बाद ही एग्जिस्टेंस में आती है ना। तो और साथ में अगर आज के डेट में हम लोग अगर जाते हैं बैंक्स, तो बैंक्स में देखते हैं कि अगर एसबीआई अगर हमें होम लोन 8% में दे रहा, तो दूसरे बैंक हो सकता है उसमें फ्लक्चुएशन हो, उसमें दूसरा रेट मिले, है ना। तो ये क्या कारण है कि अलग अलग बैंक अलग अलग रेट डिसाइड कर रहे। तो ये डिसीजन जो आया या ये चेंजेस जो आया, ये इन्हीं कमिटी के सिफारिश के में आया। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, लोन रेट्स विल बी डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, है ना। आज के डेट में क्या है कि बैंक अपना लोन रेट जो देते हैं कस्टमर को उसको खुद से डिसाइड कर सकते, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले आरबीआई ही डिसाइड करती थी कि कौन से रेट में लोन देना, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा दिया गया। एक और इनका सिफारिश था, ये था कि जो बैंक्स हो उसको 4 लेवल्स में बनाया जाए, है ना। 4 लेवल में किस तरह होगा, पहला लेवल होगा इंटरनेशनल लेवल, दूसरा होगा नेशनल लेवल, तीसरा होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, चौथा होगा रूरल लेवल। तो इस तरह का 4 लेवल में बनाया गया। हालांकि सारे सिफारिश को मान लिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये रिकमेंडेशन जो होता है, रिकमेंडेशन दिया जाता है, सिफारिश दिया जाता है कोई भी कमेटी के द्वारा, है ना, जिसको ज़रूरी नहीं कि मान लिया जाए। तो ये लोग जो सिफारिश था, जैसे कि मतलब लास्ट देखते हैं,
इस तरह का सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना। तो ये बेसिकली इस तरह का सिफारिश दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेटी की तरफ देखते हैं। सेकंड नरसिम्हन कमेटी, जो कि 1998 में आया। अभी इससे पहले वाला हम लोग जो कमेटी देखे, नरसिम्हन कमेटी 1991, वो वाला में हम लोग देखे थे वो कंप्लीट फाइनेंस रिफॉर्म था, यानी कंप्लीट इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म्स लाया गया था। लेकिन ये सेकंड नरसिम्हन कमेटी ये कंप्लीटली बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए था। ये पूरा डेडिकेटेड किया गया था बैंकिंग को सुधार करने के लिए, कैसे कैसे किया जाए, क्या किया जाए, है ना। इसमें रिकमेंडेशन जो दिया गया या जो सिफारिश किया गया उसमें बोला एनपीए को रिफॉर्म करने का। एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब होता है, मान लिया जाए अगर बैंक कोई लोन लेती है और उस लोन का पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट जो कस्टमर 3 महीने तक लगातार नहीं करती है, तो उसको एनपीए के कैटेगरी में डाला जाता है ना। तो इसमें कैसे सुधार किया जाए, इसी चीज़ का सिफारिश ये सेकंड नरसिम्हन कमेटी करती है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि लोन्स जो होते हैं, बैंक से जो लोन लेते हैं कस्टमर, उसको बिल्कुल नहीं देते, यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को जमा नहीं करते, जिसको बैंक लॉस्ट एसेट के तौर पे जानती है, लॉस्ट एसेट्स के तौर पे नाम रखती है। तो इनका कहना था, इन कमेटी का सिफारिश ये था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए या एक ऐसा संस्था बनाई जाए ताकि ये लॉस्ट एसेट को कवर कर सके, है ना। तो ये बेसिकली देखा जाए तो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड ये कमेटी था। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या था, चौथा जो हमारा आता है कमेटी, वो था वर्मा पैनल। ये 98 से 99 के बीच में लाया गया। आज के डेट में हम लोग जो मर्जर्स देखते हैं बैंक का, काफ़ी नेशनलाइज्ड बैंक का मर्जर्स कर दिया गया है। जो आज के डेट में देखिए, ये सब जो रिसेंट आपको दिखा रहे हैं, ये रिसेंट मर्जर्स है। तो आपको बता दें, ये आज का ही नहीं है, ये 1998-99 में भी वर्मा पैनल के द्वारा इस तरह का सिफारिश किया गया है कि जो वीक्स बैंक है, यानी कि जो कमज़ोर बैंक है, यानी जो अच्छा से काम नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, लॉस में जा रहे हैं, लॉस बियरिंग बैंक है, उसको मजबूत बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि दोनों का जो काम करने की शैली है उसमें कुछ सुधार आए, साथ ही साथ वो जो उसको एक तरह का सपोर्ट मिल जाए वीक बैंक को, है ना। तो ये मर्जर का बेसिकली कहा गया वर्मा पैनल में, है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कमेटी आता है दामोदर कमेटी। दामोदर कमेटी को बोला जाता है बेसिकली ये कस्टमर फोकस्ड कमेटी था। इसमें कस्टमर से रिलेटेड बात किया गया कि कस्टमर को कोई परेशानी आती है, उसको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, या कस्टमर का जो चार्जेस है, कई बार देखते हैं हम लोग एटीएम में जो पैसा निकालने जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके चलते हमें चार्ज भी देना पड़ता है। जैसे कि हम अगर एसबीआई का एटीएम होल्ड करते हैं और एसबीआई के एटीएम में 4 बार ही निकाल सकते हैं, 5वें बार जैसे निकालने जाएंगे तो हमको कुछ पैसा या कुछ चार्जेस बैंक को देना पड़ता है, से लाइक 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, इस तरह से कुछ बनता है। तो इस चीज़ को कम करने को कहा गया कि चार्जेस जो है इसको या तो हटा दिया जाए या तो कम कर दिया जाए, है ना। दूसरी चीज़ की है, आज के डेट में हम लोग अकाउंट अगर खुलवाते हैं, कहीं पर अपना खाता खुलवाते हैं, तो वहाँ जानते हैं कि एक मिनिमम बैलेंस का एक कंसेप्ट आया है कि आपके अकाउंट में इतना मिनिमम अमाउंट होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी हटाने की बात की गई कि अगर मान के चलिए कोई गरीब आदमी है और उसका पेमेंट ही 4-5 हज़ार है, तो 1-2 हज़ार रुपये अकाउंट में कैसे मेंटेन करेगा। तो इस चीज़ को हटाने का रिकमेंडेशन दिया गया। तीसरी चीज़ कि कई बार होता है कि अगर आदमी एटीएम से पैसा निकाल रहा है और पैसा निकालने वक्त देखता है कि उसके अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया, लेकिन उससे उस अमाउंट नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा होता है टेक्निकल रीज़न के चलते, तो उस सिचुएशन में कस्टमर काफ़ी घबरा जाता है। तो उसके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए या ऐसा कॉल सेंटर होना चाहिए जिसके तहत वो अपनी समस्याओं का निवारण कर सके, उसको उससे बात कर सके, 24/7 अवेलेबल हो। तो इस तरह का कुछ कॉल सेंटर को बनाने का भी सिफारिश किया गया। साथ ही साथ देखते हैं कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जब लोन लेते हैं तो मॉर्गेज के रूप में कभी डॉक्यूमेंट्स, कभी अपनी ज्वेलरीज वगैरह को बैंक में जमा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर बैंक में कस्टमर अपने लोन को सही ढंग से पूरा जमा कर दे रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को अगर जमा कर दे रहे, तो उसको 15 डेज़ के अंदर जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे या कोई तरह का उनको ज्वेलरीज वगैरह था, तो 15 डेज़ के अंदर कस्टमर को वापस कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि कमेटी जो था, दामोदरन कमेटी जो था, वो बेसिकली कस्टमर फोकस्ड था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 कमेटी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कस्टमर फोकस्ड कौन सी कमेटी है, तो आप इस वक्त क्या डालेंगे, आप दामोदरन कमेटी का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आया बिमल जलान कमेटी। आप लोगों ने सुना होगा कि बैंकिंग में भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बैंक
अगर कोई फर्म है उसको बैंकिंग करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है जो आरबीआई देती है। तो ये जो लाइसेंसिंग का बात किया गया है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए, इसमें लचीलापन लाया जाए ताकि और बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर सके और नए बैंक्स भी मार्केट में आ सके, है ना। तो इसमें लाइसेंस का बारे में बात किया कि फ्लेक्सिबल लाइसेंस दिया जाए ताकि न्यू बैंक्स आए। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक। ये दोनों पहले एनबीएफसी हुआ करते थे, है ना। एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, है ना। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये बैंक से कुछ मायने में अलग होते हैं। जैसे कि हमें पता है बैंक्स क्या होते हैं कि बैंक्स आपको लोन भी देते हैं, साथ ही साथ आप आपके कैश को एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब डिपॉजिट्स भी करते हैं। लेकिन एनबीएफसी क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोन देते हैं, ये कैश को एक्सेप्ट नहीं करते। एक ये डिफरेंस है बैंक्स और एनबीएफसी में। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर बैंक में जाना है तो इंडियन बैंकिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना, पंजीकृत होना भी ज़रूरी है, तभी आप एनबीएफसी से मतलब बैंक की तरफ जाएंगे, है ना। तो ये दो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि बिमल चालान कमेटी के तहत कौन दो बैंक जो है आपका बैंक में रजिस्टर्ड हो गए, यानी बैंक में बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कमेटी है हमारा नचिकेत मोर कमेटी। ये 2016 में आ गया। ये कमेटी भी काफ़ी अच्छी बात कहती है। ये कहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात करती है। इसमें कैसे कि हर एक लोग को इसमें शामिल किया जाए, बैंकिंग में कैसे शामिल किया जाएगा। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एवरी एडल्ट हैज़ ए बैंक अकाउंट, मतलब हर एक वयस्क का एक बैंक खाता होना चाहिए ताकि वो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके, है ना। तो ये पहला रिकमेंडेशन दिया। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा कि जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में हर एक 15 किलोमीटर की दूरी में एक बैंकिंग सेवा होना चाहिए, चाहे वो एटीएम हो, चाहे एक छोटा सा बैंक ही क्यों ना हो, है ना। तो इस तरह से जो बैंकिंग सर्विसेज है वो हर एक आदमी तक, चाहे गांव में हो या शहर में हो, है ना, हर एक जगह में वो सर्विस बैंकिंग सर्विस मिल सके। इस चीज़ का नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। कई बार आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को घर में भी फ़ोन आता होगा कि सर आप लोगों को बैंक से कई बार फ़ोन आता होगा कि केवाईसी अपडेट करवाइए। तो ये केवाईसी का कंसेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। केवाईसी का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है नो योर कस्टमर। इसमें क्या होता है, कस्टमर के सारे डिटेल्स को हर कुछ दिन में अपडेट करना पड़ता है बैंक्स में। कहीं कस्टमर कुछ चेंजेस तो नहीं आ गया, एड्रेस में चेंजेस नहीं आ गया, उनके फ़ोन नंबर में चेंजेस नहीं आ गया, ताकि कस्टमर को आगे फ्यूचर में कोई तरह का मतलब परेशानी ना झेलना सके। तो कुल मिला के ये जो कमिटीज़ थी आज उसको हम लोग डिस्कस किए हैं, और इससे ज़्यादा कमिटी आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ मैंने बताया है इससे रिलेवेंट ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।